चलिए अब हम आज जो है जीआईसी प्रवक्ता 2012 आश्रम पद्धति इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदी। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है? 15, 16, 17, 18। 17 में ना, 17 में जो है ये प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता से उपजी जो है कोई भी जो निर्योग्यता है वो विधि द्वारा दंडनीय होगी, और इसके अनुसार जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता का आचरण अगर आप किसी के प्रति करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है, लिंग के नाम पे, ठीक है, तो वो आप कानून के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, इसी के तहत जो है जो SC/SC एक्ट वगैरह जो लगता है, इसी के तहत जो है। ठीक है, जाति सूचक शब्द देके आप किसी को वो नहीं कर सकते, तो उसके कहीं ना कहीं उसके अस्मिता का वो होता है ना, हनन होता है। कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं को भी जो लोग उल्टा सीधा कहते हैं महिला जात, मेहरारू जात, गाँव बहुत कहते हैं ना, सब गलत बात है। ये एक तरह का अस्पृश्यता है। ठीक है, तो मतलब किसी के प्रति इस तरह का न हो। चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। संविधान में बहुत कुछ किया गया है, उसको पालन करना भी चाहिए। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा? मैरिस जोन्स ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, मार्फ्यूज एफ फ्रांडा ने, केसी व्हीलर ने? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। मैरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मार्फ्यूज एफ फ्रांडा, केसी व्हीलर। ठीक है, मैरिस जोन्स महोदय। ठीक है, मैरिस जोन्स महोदय ने जो है भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है, और आइवर जेनिस ने ये कहते हैं कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इसे सहकारी संघ व्यवस्था मानते हैं, तो अपने अपने तरीके से तो मानते हैं। अगला है भारत में न्यायिक। देखिए, सब क्वेश्चन शुरू में पॉलिटी का है, 4-5 क्वेश्चन दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से, जनहित याचिका से। बताइए, जनहित याचिका से। ठीक है, जो न्यायिक सक्रियता है वो जनहित याचिका से संबंधित है, और ये 1980 ईस्वी के में जो है, ठीक है, एक आपके जो है वो थे, क्या नाम था उनका, न्यायमूर्ति PIL जो लाया था, न्यायमूर्ति, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बड़ा अच्छा नाम है। उन्होंने जो है इस चीज़ को जनहित याचिका का वो किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यानी NGT का अध्यक्ष जो है, तो उस समय जब ये पेपर हुआ था तो न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज संबंधी समितियों को क्रमवार रखिए, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो इन समितियों को क्रम से रखना है। तो पहला क्रम दिया है 3, 4, 1, 2। ठीक है, दूसरा क्रम दिया है 2, 3, 1, 4। ठीक है, तीसरा क्रम दिया है 1, 3, 4, 2। मैं कहता हूँ प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, आप लोग भूल रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ। राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले BR मेहता समिति था, बलवंत राय मेहता समिति, तो 3 हो जाएगा। अब 3 तलाशेंगे, कहाँ है वो? 57 में है। फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में है, यानी उसके कितने साल बाद? 20 साल बाद। ठीक है, फिर उसके बाद GK राव समिति 85 में है, और ML सिन्हवी समिति जो है वो 1986 ईस्वी में है। तो इस तरीके से आपका 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। कूट टाइप का है, थोड़ा सा
टिपिकल बनाया है, लेकिन मतलब अगर जान रहे हैं समितियों के बारे में तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितने %? ठीक है, तो 400% बढ़ जाएगा कि 600% बढ़ जाएगा कि 800% बढ़ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या अगर बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो है 200% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसका जो है 4 गुना बढ़ेगा तो 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 हो जाएगा। इसका फार्मूला उनमें बड़ा लंबा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? पेन्नर नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, वैगाई नदी। ठीक है, बताइए। तो इसमें जो होगा वैगाई नदी होगा। ठीक है, अगला है, जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। आदिवासियों संबंधित एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, लेप्चा कहाँ पाया जाता है, जारवा कहाँ पाए जाते हैं, तमाम भूटिया कहाँ पाए जाते हैं, जनजाति और आदिवासियों संबंधित प्रश्न रहता है। तो जारवा पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, झारखंड में। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं बताइए, फिर से बोल दें। हिमाचल, राजस्थान, अंडमान निकोबार और झारखंड। ठीक है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे शैम्पेन भी पाई जाती है, सेंटलीज भी पाई जाती है। ठीक है, और ग्रेट अंडमानीज पाई जाती है। ये 3-4 जातियाँ जो है ये यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? रॉकीज, एंडीज, ठीक है, हिमालयाज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बताइए। एंडीज है। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रश्न चारों विकल्प सुन लिया करिए तब बोला करिए। ठीक है, एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लंबाई में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे 7 देशों में फैली हुई है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ 6962 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, माउंट एकांकागुआ जो एंडीज की चोटी है वो अर्जेंटीना में स्थित है ना, अर्जेंटीना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते? बढ़िया क्वेश्चन। घास के मैदानों से दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते। डाउन्स, पंपाज, वेल्स, प्रेरी। ठीक है, कौन नहीं पाए जाते? डाउन्स, पंपाज, वेल्स, प्रेरी। बताइए। प्रेरी नहीं पाए जाते। ठीक है, हाँ, घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध में, अमेरिका, कनाडा के क्षेत्र में विस्तृत है। डाउन्स जो है, ठीक है, प्रेरी जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी में नहीं पाया जाता, बल्कि कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। डाउन्स जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, अक्सर पूछा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, पंपास अर्जेंटीना में और वेल्स जो है ये दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, याद कर लीजिए, पंपास अर्जेंटीना में और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। एक जो प्रेरी है, ये प्रेरी जो है ये पाया जाता है आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सबनकाया इटली, ठीक है, ज्वालामुखी का दिया है, मिलान करना है। कौन सुमेलित नहीं? सबनकाया इटली में है। दूसरा दे रहा है कोहिमा मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है, माउंट एसामा जापान में है। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? यही सबनकाया जो है ये नहीं है। ठीक है, सबनकाया इटली में नहीं बल्कि पेरू में है। ठीक है, किस रेडियो ध्वनि पदार्थ को अर्ध आयु 5 वर्ष है और उसका उस समय में उसका 1/8 भाग शेष बचेगा? यानी कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसकी अर्धायु जो है वो 5 वर्ष है और कितने समय में 1/8 भाग शेष बचेगा? ठीक है, तो ये अर्धायु जो निकाला जाता है तो उसके हिसाब से निकालना है कि अर्धायु 5 वर्ष है तो दे रहा है 5 वर्ष में 1/8 भाग शेष बचेगा, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 40 वर्ष में। ठीक है, ये आपका है। ये रेडियो एक्टिविटी एक पेपर वो होता था आपका रेडियो एक्टिविटा, उसमें इसमें केमिस्ट्री में रहता था।
ठीक है। तो वहाँ से हाई स्कूल का स्तर से लिया गया। तो मान लीजिए अगर इसको निकालना है तो इसका प्रारंभिक मात्रा 1 मानेंगे, ठीक है। तो अर्ध आयु 5 साल है, यानी 5 साल में आधा हो जाता है 1/5। अब पूछ रहा है कि 1/8 कितने हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद 1/2 हो जाता है। 5 वर्ष बाद 1/2 हो जाता है। अगले 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, जैसे 5 वर्ष में 1/2 हो जाता है, तो अगले 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, 1/2 में 5 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब पूछा कितना है, 1/8 का पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अगले 5 वर्ष में पदार्थ की मात्रा हम ज्ञात करेंगे। 1 मिनट, 5 वर्ष में आधा हो जाता है, ठीक है। 5 वर्ष में आधा हो जाता है, तो अगले 5 वर्ष में कितना होगा, तो 10 नहीं होगा, ठीक है। आधे का दूना कटेगा, तो 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब 10 साल में 1/4 हो गया, ठीक है। 10 साल में 1/4 हो गया। अब उसके बाद फिर हमको करना कितना है, 1/8 तक ले जाना है ना। तो 1/8 तक जब हम ले जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके अगले 5 वर्ष में क्या करेंगे कि 1/4 में, क्योंकि 5 वर्ष में आधा हो जाता है, उसी में 5 वर्ष में आधा 5 वर्ष का जोड़ देंगे 1/2। अगर 1/2 जोड़ेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि 5 वर्ष पहले वाला, 5 वर्ष बाद वाला 1/4 हुआ, फिर 5 वर्ष उसके बाद वाला, यानी 15 वर्ष में हो जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें पहले 1 मान के चलिए, फिर उसी हिसाब से करके निकालेंगे, कैलकुलेशन करके। अगला है, किसी अर्धचालक को गर्म करने में उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है। अर्धचालक है, ठीक है, किसमें से कुछ नहीं, बताइए। उसका विद्युत प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है? अच्छा, चालक अगर है तब क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा? विद्युत प्रतिरोध है, यानी विद्युत को रोकने की क्षमता घटेगा ना। तो चालक है तब भी घटेगा, और अर्धचालक है तब क्या होगा, तब भी घटेगा, ठीक है। अगर कुचालक है तब क्या होगा, परिवर्तित रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, रुका रहेगा। जब कुचालक है तो वो तो वैसे भी रोके रहता है। तो मतलब देखिए, विद्युत जिसमें दौड़ सकता है, करंट जिसमें दौड़ सकता है, वो विद्युत का क्या कहलाता है, चालक कहलाता है ना, सुचालक कहलाता है। और नहीं दौड़ सकता तो अचालक कहलाता है। लेकिन जिसमें जो है विद्युत दौड़े लेकिन ढंग से न दौड़े, वो अर्धचालक कहलाता है। तो ये अर्धचालक का कह रहा है, गर्म करने पर विद्युत प्रतिरोध घटेगा, यानी जब गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, वो विद्युत का विरोध नहीं करेगा ना, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो विद्युत प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। इस टाइप पर कन्फ्यूजन करता होगा लोगों को, ठीक है। अर्धचालक में जो है, जैसे सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, ठीक है, सेलेनियम आता है, ये सब आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगर हम चालक पदार्थ का जो है ताप बढ़ाएं तो वो क्या होगा कि वो जो है बढ़ेगा, लेकिन किसी अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका विद्युत प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? आरा मक्खी कीट से बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, गांव देहात के क्वेश्चन है। चना, धान, मटर, सरसों या राई? आरा मक्खी कीट से किसमें ज़्यादा लगता है बताइए। सरसों है, ठीक है। हाँ, सरसों में आरा मक्खी कीट लगता है। और ये कीट जो है स्लेटी रंग की होती है। सरसों में थोड़ा माहू टाइप का स्लेटी टाइप का लगता है ना, स्लेटी रंग की होती है, जो पत्तियों के किनारे लगती है और पत्तियों में छेद कर देती है, ठीक है। इसलिए उसका आरा मक्खी कहा जाता है ना, पत्तियों में छेद कर देती है, ठीक है। थोड़ा ध्यान वन दिया है। वो भी देखिए, मैंने एक DP लगाया था, गया था छुट्टी के दिन थोड़ा सा खेत में करने, लाओ अच्छा कहते हैं।
किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होता है? नीले हरे शैवाल जो होते हैं उसको जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग करें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। धान में होगा, गेहूं में, मूंग में, सोयाबीन में, ये भी बता सकते हैं आप। धान में जितने काई लागत है, पानी भरा रहा है, जितने काई लागे उतने अच्छा धान होते माना जाता है ना। हाँ, तो यूरिया डालने के बाद अक्सर जो है क्या होने लगता है, काई लगने लगता है। तो नील हरित शैवाल ही तो होता है काई, और क्या रहता है, वो उपयोगी है। धान में सफ़ेदा रोग, अरे कृषि कितना क्वेश्चन इकट्ठे 3-4 ठीक। धान में सफ़ेदा रोग को रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है, ठीक है, जिंक सल्फेट का, बोरेक्स का, कैल्शियम सल्फेट का, फेरस सल्फेट का, बताइए है। सफ़ेदा रोग के लिए फेरस सल्फेट किया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील होते ना, ये गिलास जाएंगे खरीदने, कहेंगे ये थाली जो है, ये गिलास जो है स्टेनलेस स्टील है, यानी इस पर मूर्छा नहीं लगेगा। तो स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है, जैसे स्टील होता है ना, उसमें कोई तब तो मिला दिया जाता होगा, फिर वो स्टेनलेस स्टील और मूर्छा जंग रही तो क्या मिलाया जाता है। देखिए मिश्र धातु किसका है, आयरन क्रोमियम निकिल का, आयरन एल्युमिनियम निकिल का, कॉपर एल्युमिनियम का, आयरन जिंक निकिल का। स्टेनलेस वाले में देखते होंगे वो चमकदार, चमक उसमें ज़्यादा रहता है, खुरदुरा कम रहता है। तो पक्का है कि अगर उसमें निकिल लगेगा तो चमक आएगी, और निकिल के साथ क्रोमियम लगा रहता है। तो जो लोहा, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें आयरन, क्रोमियम और निकिल लगा, ठीक है। गिलास देखिए जो जितने ज़्यादा चमकदार होगा उतने स्टेनलेस होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये जंग का प्रतिरोध करता है स्टेनलेस वाला। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 8 मिनट, 15 मिनट। 8 सेकेंड कि 8 मिनट है? 8 मिनट और 19 सेकेंड लगता है, लेकिन अब एक्चुअली मिनट और 8 सेकेंड दिया है, मिनट और 8 सेकेंड में करते 8 सेकेंड में नहीं बल्कि 8 मिनट लगता है, ठीक है। हाँ, सूर्य को जो है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था, एक जहाज का नाम था, एक इमारत का नाम था, एक टापू का नाम था। फुल्टा शब्द, ठीक है। किसने बताया टापू है? किसी ने बताया टापू? सही बताया, ठीक है। हाँ, फुल्टा एक टापू था जो है कलकत्ता से 20 मील दूर है। और ये इस टापू की खासियत क्या है कि 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किया गया, और इसके बाद ब्रिटिश सेना फुल्टा टापू पर शरण लेने चली गई थी। यानी जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था, कहाँ पे? कलकत्ता पे, तब उस समय जो है अंग्रेज सेना फुल्टा टापू चली गई थी। फुल्टा एक टापू है, ठीक है। हाँ, 1756 की लड़ाई से संबंधित है। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए कलायू व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? राजा राम नारायण का दमन करने के लिए कलायू और मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में सेना भेजी थी? मेजर कूट के, वाटसन के, हालवेल के, मेजर ड्रेक के, ठीक है। आधुनिक भारत क्वेश्चन है, तो मेजर कूट की। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? यानी अपनी जो विजय था, जो जीता था, उसको लिपिबद्ध कराया था, ठीक है। तो किस हिंदू के द्वारा कराया था? गंगाधर के द्वारा कि ईश्वरदास नागर के द्वारा, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट लेखक ही रहा होगा, लिखने वाला विशेषज्ञ, महेश के द्वारा कि देवी मिश्र के द्वारा, ठीक है। तो भैया ये ईश्वरदास नागर को बुलाया था, ठीक है। और ईश्वरदास नागर ने फुतुहात-ए-आलमगीरी नाम की रचना भी किया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया था? किसने? यानी जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगा था 1878 में, ठीक है, उसके तहत प्रेस पे वो लग गया था, प्रतिबंध लग गया था।
इसको जो है विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग इसके लिए किया था। एस.एन. बनर्जी, जॉन स्ट्रैची, अर्स्काइन पेरी रिपन, ठीक है, अर्स्काइन पेरी ने, ठीक है। हाँ, ये भारतीय परिषद में एक सदस्य था और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है बहुत तगड़े से विरोध किया था और कहा था ये भारत के लिए बहुत ही, भारत की प्रगति के लिए बहुत ही भावी प्रगति के लिए बहुत ही असंगत और घातक है, ठीक है। और व्योमेश बनर्जी जो है, बनर्जी का नाम इसने नहीं दिया है, एस.एन. बनर्जी, हाँ, एस.एन. बनर्जी ने सुरेंद्र नाथ, एस.एन. मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी। उनका आकाश से वज्रपात हो गया। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कठोपनिषद जान ही रहे हैं, ये नचिकेता का है ना। कठोप, केनोप, छंदोग दिया है तो कठोप है। अच्छा, अब हम अगर साहित्य में ले जाएं तो कठोपनिषद जो है उस पर आधारित, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा आप भी। क्या नाम क्या है आपका? हाँ, रामवंत ना जी। आपके भाई कोई जामवंत तो नाम नहीं उनका? उनको तो मिला के रख देते हैं अक्सर। अच्छा, रामवंत जी जो है, ध्यान दीजिए। देखिए, एक दो बार नाम हम लेते थे, क्लास वाले भी नाम जान जाते हैं, नाम फेमस भी हो जाता है और हम भी जान जाते हैं, हमको याद हो जाता है। हम याद करने के लिए अक्सर जो है नाम लिया करते हैं, ठीक है। तेरा नाम लेता हूँ तुझे याद करने की खातिर, ठीक है, बट तू तो इतनी बेवफा हो कि मुझे याद ही नहीं करती, ठीक है। चलिए, अभी देखिए मैंने शायरी बना दिया, मैं भी एक शायर हूँ, छोटा मोटा बन गया तो बन गया, लिख लीजिए लिखना चाहे तो। तेरा नाम लेता हूँ तुझे याद करने की खातिर, बट मतलब इंग्लिश का प्रयोग, बट तुम इतनी बेवफा हो कि मुझे याद ही नहीं करती। चलिए, कोई बात नहीं, याद किया करें आप लोग हमको भी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हाँ, तो मैंने क्या कहा था, वो ये कठोपनिषद पे आधारित कौन सा वो है? आत्मजयी। हाँ, कुंवर नारायण की जो आत्मजयी रचना है वो पूछा जा सकता है कठोपनिषद पर आधारित है। यम नचिकेता संवाद पे आधारित है तो पूछेगा। अब यम नचिकेता संवाद किस पे आधारित है? कठोपनिषद पे, तो पूछेगा कठोपनिषद पे आधारित या यम नचिकेता संवाद पे आधारित कौन सी रचना है कुंवर नारायण की? आत्मजयी, ठीक है, आत्मजयी। आगे चलते हैं। अब अगला है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI। पाकिस्तान की जो है वो खुफिया एजेंसी क्या है? ISI ना। अपने यहाँ का क्या है? हाँ, रा है और IB है, ठीक है। तो हाँ, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, अभी एक पिक्चर आई थी सलमान खान की थी, कैटरीना कैफ की, मैंने देखा था, उसी पे वो ISI की एजेंट थी। कौन सी मूवी थी? अरे वो ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, मैं इलाहाबाद में गया था तो उस दिन देखा था। एक था टाइगर, वेरी गुड, सही पकड़े हैं, मतलब कोई चीज़ देखिए इसको जानिए। एक था टाइगर जो है मूवी, वो जो है ISI के एजेंट थी और इंडिया में आती है वो करने के लिए, फिर उसको प्रेम हो जाता है भारत के जो है एजेंट से, फिर मामला प्रेम में सब कुछ, इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, ठीक है। फिलहाल फिर मामला दूसरे चीज़ के लिए आई थी, दूसरा काम होने लगता है, फिर बड़ा बवाल होता है, ठीक है। तो देखिएगा मूवी अगर कभी मौका पाइएगा तो। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हंटर सर्विसेज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का महानिदेशक कौन है? हिलाल हुसैन, रिजवान अख्तर, सोहेल अमान, मुस्तफ़ा कमाल, ठीक है। तो रिजवान अख्तर जो है उस समय तक था जिस समय जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से बाकी 4-5 क्वेश्चन करंट से हैं, तो करंट का जो क्योंकि 2015 में पेपर हुआ है तो उस करंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब हम करंट पढ़ाएंगे तो वहाँ हम करंट की चर्चा करेंगे, जो 2020 में जो करंट बन रहा है 2021 में, हाँ 2020 में जो बना है 21 में जो बन रहा है, ठीक है। 20-21 का मिला जुला पूछेगा, तो ठीक है। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जय हिंद, जय हिंद।